पावमानि समानि प्रजा सादियं भेदबुद्धिर्न कुत्रापि विश्वे भवेत् विश्वमञ्च प्रपञ्चे त्विदं घोषयत् भ्राजते सुन्दरं न कलामन्दिरं भ्राजते सुन्दरं न कलामन्दिरम्। भगवती कामाख्या को बार बार नमस्कार करते हुए और हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री दत्तात्रेय होसबौड़े जी और माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह हैं दत्तात्रेय जी, जिनको हम बहुत स्नेह से दत्ता जी कह के पुकारते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी, मंत्री यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। और मैं हमारे इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी उसमें ट्रस्टी हूँ, और हमारे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स उसके प्रेसिडेंट हैं श्री राम बहादुर राय जी, लेखक हैं, विद्वान हैं, और थोड़ी देर में अर्जुन राम मेघवाल जी आएंगे, ऐसा शुभ संदेश मिला है, जो टूरिज़्म और कल्चर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। तो बहुत सोच समझ के हमारे अतिथि गणों को हम बुलाते हैं और वो आके श्रद्धापूर्वक हमारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। इससे हमें आशीर्वाद मिलता है। मैं आज मात्र इतना कहना चाहूँगी कि 45वां वर्ष है हम सब की सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस, जो बाद में श्री कामाख्या कलापीठ के नाम से जानी गई, और ये 45वां वार्षिकोत्सव भी है। तो बहुत सारे सेमिनार्स, मास्टर क्लासेस, कार्यक्रम, उत्सव मनाते मनाते 45 वर्ष कहाँ निकल गए, ये अब समझ में आ रहा है कि गंगा के प्रवाह की तरह ये प्रवाहित होता रहा। अब मैं बस आपको 2 बातें आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि आज सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह के समय में, ज़माने में, हमारा जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, दर्शनकारी कलाएं, संगीत, नृत्य, इनके लिए बहुत एक जो स्थान है सिकुड़ता चला गया, ऐसा लगा, और विशेष करके कोविड के 2 वर्षों में। अब समय खुला है, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ ये है कि आज यदि यहाँ कंटेम्प्ररी डांस टू बॉलीवुड म्यूज़िक होता तो यहाँ बैठने की जगह नहीं होती। लेकिन जब मेहनत आप देखेंगे कलाकारों की तो आप दंग रह जाएंगे। फ़र्क मात्र इतना है कि 2-2.5 मिनट के जो उनके कार्यक्रम होते हैं वो भी मेहनत करते हैं। यहाँ आधा घंटा, 1 घंटा लगातार मेहनत होती है। और कैसे होती है? मीनिंगफुल मेहनत, नॉट मीनिंगलेस मेहनत, जिसमें भारतीय संस्कृति की छाप होती है, परछाई होती है, भारतीय संस्कृति की जीवंतता, उसका आत्मा बसता है। और यदि हम इसके बारे में सतर्क और सजग नहीं रहेंगे तो मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा, चूँकि हम कहते हैं कि अरे 5000 वर्षों से कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? अभी होगा, अब ही होगा, क्योंकि उस वक़्त न टेलीविज़न था और न फिल्म्स थीं और न सोशल मीडिया था, न यूट्यूब था, न मोबाइल था, न कंप्यूटर था। तो अब जो एक वर्चुअल वर्ल्ड में लोगों को रहने की आदत धीरे धीरे पड़ रही है, उससे जो जीवंतता है, ज्वलंतता है, वो कम होती जाएगी। इसके बारे में मैं आपको सजग करना चाह रही हूँ, सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरा कि मात्र एंटरटेनमेंट को ज़्यादा बढ़ावा हम देते हैं, क्योंकि उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आपने एक कैन खोला और गट 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 कोई जूस पी गए, आपने नल खोला, पानी आ गया। अब ये जो आदतें हैं, ये आदत हमारी कलाओं के साथ नहीं चलती। यहाँ दर्शक को भी उतना ही सजग रहना पड़ता है जितना कलाकार को, विशेष करके नृत्य में। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि यदि भगवान शिव को नटराज की उपाधि दी गई
उनको न कविराज कहा, न गीतराज कहा, न वैद्यराज कहा, न नेताराज कहा, नटराज कहा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि नृत्य में एक जो चाक्षुष यज्ञ है, दर्शक की भी आंखें, कान और हृदय सबसे बड़ा खुला होना चाहिए। जो भी देखते हैं, जो भी उसका संगीत सुनते हैं, जो भी आपके सामने प्रस्तुति हो रही हैं, उनको आप ग्रहण करते हैं और उसके बारे में बाद में आपको समझ में आता है। आप सोचते हैं, अरे क्या देखा, वहाँ तो कोई सेट भी नहीं लगा हुआ था और फिर भी हमने कृष्ण को देख लिए, रासलीला देख ली, नटराज का नृत्य देख लिया, या कैसे हुआ। ये बात, एक बहुत बड़ी बात मैंने आपसे शेयर की है, सभी का इसमें सहयोग होना पड़ेगा। नंबर 2 कि ये हमारी कलाएं विद्या हैं। They are not just knowledge, because knowledge does not approximate the word vidya, kala. तो उसको हम किस तरीके से रखें? Why is it so precious that we have to work doubly hard in these times to keep them alive and to take them forward? श्लोक है, न राजहार्यम न च चौर्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये विद्या ऐसी है कि इस पे कोई सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। ये विद्या ऐसी है कि जिसको चोर चुरा के नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो आपके अंदर पची हुई है, आपके दिमाग हृदय में है, आपके शरीर में है। और न तो इस पे कोई भाई भाई का झगड़ा हो सकता है कि इसमें मेरा भी शेयर होना चाहिए, और इसका कोई भार नहीं है, न च भारकारी। ये तो आपको बिल्कुल अंदर से जीवंत और इतना लाइट बना देता है कि आप हमेशा खुश रहते हो और खुश रखते हो, आप आनंदित रहते हो और आनंद बांटते हो। निस्वार्थ कला है ये। मैंने जैसे कहा कि आप स्वयं आनंदित होते हो नृत्य करते हुए, लेकिन वो आनंद आप बांटते हो। और वये कृते वर्धते एव नित्यम। जैसे जैसे उम्र वय बढ़ती है, वैसे वैसे एक कला भी बढ़ती है, उसमें मैच्योरिटी आती है, उसमें और रंग आते हैं, उसमें और समझदारी आती है। वये कृते वर्धते एव नित्यम, इसीलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जितना पैसा, दौलत, स्टेट्स, एस्टेट्स, कार्स, जितना आपको करना है, गहने, क्या नहीं, कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सबसे बड़ी विद्या है जो धन है, जो आपके पास है। आप जितना उसका खर्च करेंगे वो दुगुनी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए ये पूरा 45 वर्ष का हमारा जो सफ़र रहा, मेरे शिष्यों का, शिष्याओं का, जो मैंने गुरुओं से प्राप्त किया, उसमें और बढ़त होती चली गई और उसमें बहुत सारे सहभागी बने। ये रामोत्सव भी, कला यात्रा, इसमें जितने मेरे कॉलीग्स ने सहकार किया है, मित्रों ने किया है, उसका मैं धन्यवाद नहीं उनका कर सकती शब्दों में। यही है कि सभी की सहकारिता चाहिए ऐसे उत्सवों में। और ये मात्र दिवाली या होली का नहीं है, ये उत्सव नित्य बना रहना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है। और मैं अब इनसे विनती करती हूँ कि मैं जब 2 शब्द नहीं कहूँगी कि 2 शब्द कहें, क्योंकि 2 शब्द होते ही नहीं हैं, लेकिन आशीर्वाद ज़रूर दें हमारी श्री कामाख्या कलापीठ को। माई सामने विराजमान है, शी इज़ द चीफ गेस्ट। और ऐसे आशीर्वाद दें कि न केवल हमारी कलापीठ, लेकिन ऐसी अनेक और कलापीठों की भारतवर्ष में स्थापना हो, जिससे कि घर घर में हमारी ये कलाएं फैलें। मैं सबसे पहले निवेदन करती हूँ श्री राम बहादुर राय जी से। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सम्माननीय दत्ता जी भोसबोले, भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, आदरणीय
सोनल मान सिंह जी और इस सभागार में उपस्थित कला के सभी सुधीजन, मैं याद कर रहा हूँ कि आज से 4 साल पहले इसी कमानी ऑडिटोरियम में हमने सोनल मान सिंह जी का 75वां मनाया था। और आज मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सहस्त्र चंद्र दर्शन की तरफ बढ़ रही हैं, इनको ऊर्जा मिले, इनको शक्ति मिले और इनकी प्रतिभा और निखरे। कल हमने देखा कि सिया राम की कथा इन्होंने घंटे भर जिस लगन से, जिस मन से इन्होंने की, हम सब उसके गवाह हैं। और जब सिया राम की कथा आप सुना रही थी अपनी पूरी कला वृंदों के साथ, तो मुझे एक बात याद आई जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कोरोना काल में सोनल मान सिंह जी की प्रेरणा से एक बहुत ही लुप्त पुस्तक या ग्रंथ, जिसे गुरु गोविंद सिंह ने, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं लिखा था, गुरुमुखी में लिखा था, उसको इन्होंने खोजा। और अगर मुझे नाम याद है तो ये नहीं, मैं तुलसी की माता जी की बात कह रहा हूँ। हाँ, तो जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर रामावतार को खोजा, उसको इन्होंने उसकी पांडुलिपियाँ प्राप्त की और प्रेरित किया। इनकी प्रेरणा से गुरु गोविंद सिंह कृत रामावतार, वो पुस्तक, वो ग्रंथ के रूप में हिंदी में, गुरुमुखी में और अंग्रेजी में आई है। आपको मौका मिले तो उसे देखिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने उसे छापा और हम लोगों ने एक दिन प्रधानमंत्री जी को सोनल मान सिंह जी के नेतृत्व में उसे हमने सौंपा। KTS तुलसी और उनका परिवार भी साथ में था। और मुझे उस दिन लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी को 10-5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं होगा, लेकिन उन्होंने रामावतार की उसके ग्रंथ को पर इतने रमे कि घंटे भर बात की। तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि सोनल मान सिंह जी एक श्रेष्ठ गुरु हैं। सोनल मान सिंह जी को श्रेष्ठ गुरु इसलिए कहता हूँ क्योंकि आजकल अनेक तरह के गुरु आपको मिल जाएंगे और वो समाधान देते हुए मिल जाएंगे। ये उन गुरुओं में से हैं और इसीलिए मैं उनको श्रेष्ठ गुरु कहता हूँ, जो सही सवाल खड़ी करते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि इसके उत्तर खोजो। श्रेष्ठ गुरु दुनिया में कहीं भी वही है जो सही सवाल खड़ा करे और सही उत्तर की कोशिश उसके शिष्य करें। इन शब्दों के साथ कि मैं एक श्रेष्ठ गुरु के इस आयोजन में शामिल हो सका, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और सोनल जी को फिर कहूँगा कि आपके सहस्त्र चंद्र दर्शन का समारोह हम बड़े पैमाने पर करेंगे। धन्यवाद। IGNCA के चेयरपर्सन और वरिष्ठ पत्रकार श्री राम बहादुर राय जी और सोनल मान सिंह जी, जो राज्यसभा की सांसद भी हैं और हमारे संस्कृति मंत्रालय से भी बहुत जुड़ी हुई हैं। मैं सिर्फ थोड़ी बात ही कहूँगा, आगे विषय अभी राम बहादुर राय जी ने रखा ही है। एक बार बनारस में इनका कार्यक्रम था और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि
जो राम कथा ये सुनाने वाले हैं कितने लोग होंगे जो सुनाएंगे। तो मैंने कहा ये एक ही हैं जो कथा भी कहेंगे और नृत्य भी यही करेंगे और संगीत का सुर भी यही देंगे, ये एक ही हैं। तो सोनल मानसिंह जी का जब वो राम कथा पे जो कार्यक्रम हुआ वो इंटरवल भी रहा, लेकिन वो 3 घंटे का कार्यक्रम था। तो बनारस की जनता ने इतना पसंद किया उस कार्यक्रम को, उससे मुझे लगता है कि सोनल मानसिंह जी भारतीय संस्कृति को पुष्पित भी करती है, पल्लवित भी करती है और सुगंधित भी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सांस्कृतिक संध्या की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकारवाह हम सभी के मार्गदर्शक माननीय दत्तात्रेय होसवले जी, जिनके कारण हम सब एकत्रित हुए हैं। देश के मूर्धन सांस्कृतिक व्यक्तित्व, राज्यसभा की सदस्य, IGNC की भी सदस्य, परम आदरणीय सोनल मानसिंह जी, IGNC के अध्यक्ष, देश के वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ चिंतक आदरणीय राम बहादुर राय जी, अन्यतम अतिथि मेरे साथी केंद्रीय संस्कृति राष्ट्र मंत्री, संसदीय विभाग के भी राष्ट्र मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक व्यक्तित्व समूह, भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, मैं डर से पहले आदेश आने की पहले आ गया। आदरणीय सोनाल जी का निमंत्रण था राम कथा संबंधित कार्यक्रम को देखने के लिए। उन्होंने अवसर दिया 2 शब्द बोलने के लिए। एक लिहाज है, 2 शब्द ही कहा जाता है, 2 शब्द तो होते नहीं। 34 साल के बाद देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिस नीति में मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी तक हमारी देश की जो व्यवस्था आज़ादी के उपरांत चला है वो कोई पर्याप्त नहीं है, लेकिन कोई भी व्यवस्था समय के हिसाब से जितना अच्छा हो सकता है, सर्वोत्तम हो सकता है, समाज की बोध बढ़ा सकता है, समाज की ज्ञान बढ़ा सकता है, उतना ही भविष्य के लिए उपदेयी होती है। ऐसे ही 34 साल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। उसमें मैं इस बीच में पिछले 10 महीना में उस किताब को 3 बार पढ़ा हूँ। पहले भी 1 राउंड पढ़ा था, लेकिन वो समझ अभी उसकी मैं रोज बढ़ा रहा हूँ। मैं आज इस कार्यक्रम में इस विषय को उल्लेख इसीलिए कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। आदरणीय सोनल मानसिंह जी से कुछ चर्चा हुई है। इस शिक्षा नीति में 2 विषय पे महत्व दिया गया है जिसमें आपके साथ संबंध है। इसको आधुनिक बनाना है, लेकिन जड़ के साथ जोड़ते हुए, रूटेड एंड मॉडर्न, ये दो नीति है इस शिक्षा नीति के। जब तक हम रूटेड की बात कहते हैं, जड़ से जुड़ने के लिए बात कहते हैं, जब तक भारतीय भाषा, भारतीय मूल चिंता, भारतीय विचारधारा को जोड़ने के लिए नृत्य संगीत के आधार पे उसको नहीं जोड़ेंगे, शायद हम भारत की चित्त मानस को स्थापित करने में और समझने में दिक्कत होगा। अब तक पढ़ाई में संगीत को और नृत्य को एक एक्स्ट्रा करिकुलर विषय करके रखा गया है। हम लोग पहली बार देश में संगीत और नृत्य को क्लास 6 से लेके फॉर्मल कैरिकुलम में लाने की व्यवस्था किया जा रहा है, और 12वीं तक एक विधिवत, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस,
लिटरेचर लैंग्वेज की कोई शब्द अपने चॉइस से विद्यार्थी ले सकता है, ऐसे ही अभी चॉइस बेस्ड कैरिकुलम की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। कुछ विद्वान उसी विषय पे लगे हैं, लेकिन इस वर्टिकल की डिटेलिंग आप जैसे महानुभवों से आवश्यकता है। इसमें क्या होनी चाहिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दो विषय और हमने इस बार शिक्षा नीति में प्रयास किया जा रहा है कि ये सारे के ऊपर नंबर तो मिले, लेकिन नंबर मिलने के साथ एक नया क्रेडिट फ्रेमवर्क भी आए। अब हमारी घरों में जिनको कुछ नहीं होता है उसको नाच गाना ही करना चाहिए, ऐसा एक धारणा बनी है। इतना पवित्र काम को, इतना समाज को सहज से समझाने वाले काम को हमने एक सेकेंडरी काम के रूप में, तथाकथित पढ़ाई को हमने प्राथमिकता दिया है, इसको थोड़ा सेकेंडरी काम माना है। उसको भी नंबर्स के साथ, कोर्स पैटर्न के नंबर के साथ उसको क्रेडिट मैकेनिज्म पे, क्रेडिट फ्रेमवर्क में भी हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक सघन चर्चा चल रही है। मैं ऐसे ही कल्पना कुछ मित्रों को अपने कहा कि कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ के, गांव के स्कूल में 8वीं तक पढ़ के अगर गांव की नृत्य नाटिका की कामों में लग गया है, मैं, सोनाल जी शायद इस शब्द को समझ पाएंगे, मैं जानता नहीं, मैं आप इस विषय को समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा। उड़ीसा में सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए समाज की इन गर्मियों के दिनों में महाप्रभु शिव जी की दलित समाज एक उत्सव मनाता है, उसको दंड नाच कहा जाता है। विशेष करके समाज के नीचे तबके के लोग, जिनको तथाकथित हम अस्पृश्य मानते हैं कुछ लोग, उन लोगों के नेतृत्व में समाज को, वो भगवान जी को लेकर समाज में जाते, तो समाज में एक भाईचारा, सौहार्द भाव खड़ा करने की प्रयास हमारी सदियों से चली है। ऐसे नृत्य करने वाले लोगों को क्या हम क्रेडिट फ्रेमवर्क में डाल सकते हैं, इसकी चर्चा चल रही है, उसको हम करने वाले हैं। धीरे धीरे हमारी परंपरागत, जब हम कहते हैं भारतीयता लाना है, शायद यही एक रास्ता हो सकता है हमारी परंपरागत संगीत नृत्य को डिग्री और उसको कैरियर पाथवे में एक स्ट्रक्चर मददगार करने की कोशिश हम करने वाले हैं। इसमें आप लोगों की मार्गदर्शन चाहिए, आप लोगों की परामर्श चाहिए। मैं सोनाल जी की इस कार्यक्रम की अवसर पे आप सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शुभेच्छा देते हुए, मेरे विषय को रखने का आपने, सोनाल जी ने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का अनेक शुभेच्छा, सफलता हो। यहाँ हम सब के लिए आशीर्वाद देने उपस्थित भगवती कामाख्या के चरणों में नमन। मंचासीन हमारे सभी महानुभाव, सभागार में उपस्थित सभी सज्जन बंधु एवं भगिनी, आज सेंटर फॉर इंडियन डांसेस के इस क्लासिकल डांस के संस्था के संदर्भ में हमने तो सुना ही और वर्षों से सुनते आए हैं। आज और एक जो विशेष दिन है उसका भी राय साहब ने उल्लेख किया ही है, हम सब जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों से 30 अप्रैल को मैं दिल्ली में रहता हूं और किसी कारण से मैं नहीं रहा, ऐसे हो गया तो मुझे कान पकड़ते हैं सोनाल जी और 10 बार उनके मैसेज भी आता है क्या कहाँ गायब हो गए ऐसे। इसलिए मैंने इस बार कहा कि 30 अप्रैल को मैं दिल्ली में हूँ, ऐसे पहले ही मैंने बता दिया ताकि मुझे डांट ना पड़े। सोनाल जी हम सब के लिए क्या है, वो उनसे नृत्य सीखने वाले सब उनको गुरु जी कहते हैं। मेरा तो नृत्य से कोई ऐसे संबंध है ही नहीं और लेकिन वो मेरे लिए भी गुरु हैं, कला के दृष्टि से हो, जीवन के कला के दृष्टि से हो।
और मेरे जैसे प्रचारक के लिए तो जो घर से बाहर निकले हैं सभी घर अपने घर ऐसे सोचते हैं, सोनाल जी के घर मेरे लिए अपने एक घर है ऐसे मैं मानता हूँ। तो इसलिए वो मेरे लिए मातृस्वरूपा भी है। तो ऐसे है तो मैं इसे और क्या ज़्यादा कहूँ। सोनल जी अभी बता रही थी विद्या के बारे में। हमेशा ज्ञान और विद्या के बारे में उनसे हम सुनते रहते हैं। और उन्होंने कहा ना, न चोरहार्य न जगार्य न भाग्यकारी, विद्याधनम सर्वधने न प्रधानम। इसलिए प्रधान जी ही आज विद्या को देख रहे हैं। ऐसे एक अच्छे में है संस्कृति मंत्री और IGNCA के अध्यक्ष, दोनों ऐसे लोग हैं जो इस विषय को न केवल समझते हैं इसके महत्व को, लेकिन इसको कैसे देश भर में आगे बढ़ाना। और आज की शिक्षा नीति के संदर्भ में भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने कैसे सोच रहे हैं इसके बारे में विषय रखा। जिन विषयों के बारे में मेरे समेत यहाँ उपस्थित बहुत सारे लोग वर्षों से दशकों से इसका आग्रह हम करते रहे हैं। और स्वयं सोनल जी इस विषय के बारे में एक ध्वजवाहक है। देश भर में जहाँ जहाँ आप बोलती हैं, बात करती हैं, अनौपचारिक संवाद करती हैं, कला को, नृत्य को, संगीत को हम जीवन के अविभाज्य अंग समाज तो माना है, लेकिन व्यवस्था, सत्ता, सिस्टम, शिक्षा की पद्धति इसको क्यों नहीं मानता। तो आज ऐसी स्थिति, एक अच्छी स्थिति आ रही है। इसलिए इस स्वर्णिम काल को लाने में सोनल जी जैसे लोगों ने कैसे प्रयत्न किया है वो अपने आप में एक रोचक इतिहास है, वो भी हमें समझना चाहिए। साहित्य, कला, संगीत ये नहीं है तो मनुष्य को समझते वो पशु है। इसलिए पाशवत्व से या दानवत्व से ऊपर होकर मनुष्यत्व करने के लिए साहित्य, कला ये चाहिए। लेकिन विशेष इस बात की है, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, इससे मनुष्य केवल मनुष्य नहीं बनता है, वो दैवत्व के तरफ ऊपर उठता है। ऐसे करने के लिए सोनल जी जैसे गुरु जी के, सोनल जी जैसे कलाकार के सहायता और मार्गदर्शन और उनके प्रत्यक्ष कला की अभिव्यक्ति हमें चाहिए। इसलिए आप लोग हमारे भाषण सुनने नहीं आए हैं, उसको देखने आए हैं, उसका अनुभव करने आए हैं। और आज भारत के ज्ञान परंपरा, साहित्य, कला, संगीत, इन सब के विषय के यदि साकार रूप, द एम्बॉडीमेंट, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ भारतीय म्यूजिक, कल्चर, आर्ट ऐसे कोई हैं तो उनमें से सर्वप्रथम नाम सोनल मानसिंह जी के हैं। और आज उनके इस जन्मदिन पर आप सबकी ओर से, समस्त भारतीयों की तरफ से मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। अभिनंदन करने के लिए मैं छोटा हूँ, इसलिए मैं नमन करता हूँ। जैसे राय साहब ने एक इच्छा व्यक्त की, उनके सहस्त्र चंद्र दर्शन के कार्यक्रम हम बड़ा मनाएंगे, ऐसे उनके शताब्दी वर्ष भी मनाएंगे। और हमारे सहस्त्र चंद्र दर्शन में आशीर्वाद देने के लिए आप आइए, ऐसे भी मैं कहता हूँ। नमस्कार।